नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरो। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। 18 साल से कम उम्र के उन प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल प्रदर्शनकारियों को दंडात्मक कार्रवाई से बचा लिया, बल्कि उनकी रिहाई का भी आदेश दे दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 2018 में बने दिशा निर्देशों की अब समीक्षा की जरूरत है, ताकि किसी भी प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई तय प्रोटोकॉल के तहत हो। प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम राहत, 18 साल से कम उम्र के निर्दोष प्रदर्शनकारी तुरंत रिहा किए जाएं। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच हो, सीसीटीवी, ड्रोन और बॉडी कैमरा फुटेज सुरक्षित रखी जाए। इसके अलावा दिल्ली समेत 8 राज्यों को नोटिस भेजकर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मुख्यतः फोकस किया कि पीसफुल प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है और उसको किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। इस बात पर कोर्ट का बराबर फोकस बना रहा और उसी की रिगार्डिंग जो कमेटी गठित होगी वो अपने सुझाव देगी। फिर आगे मंगलवार को क्या आदेश होता है, इसके आगे सोमवार को वो आगे देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जिन प्रदर्शनकारियों का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उनके खिलाफ फिलहाल कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी, यानी जांच पूरी होने तक राहत बरकरार रहेगी। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों प्रदर्शनकारी और युवा सड़कों पर उतरे थे। मार्च संसद की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस विरोध प्रदर्शन में सुरक्षा बलों समेत कई प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। वहीं शिवसेना एमएलसी मनीषा कायंदे ने कहा कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों को नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर ये संज्ञान लिया तो उस पर मजबूत और उचित कार्रवाई जरूर होगी, जिससे कि नौजवानों को सुविधा मिले और उनकी मदद हो सके। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश स्वागतार्ह है। जो बच्चे इस प्रामाणिकता से जो अभ्यास कर रहे हैं, जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, जो पहली बार किसी आंदोलन में गए, उनको किसी ने बुलाया होगा, उनको पता भी नहीं होगा कि आंदोलन क्या होता है। बिल्कुल जो 11वीं 12वीं पास है, मगर जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपने देखा कि कितनी गंदी प्रकृति से वक्तव्य, हाव भाव, इस कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन और अलग अलग लोग, असामाजिक तत्व भी उसमें घुस गए थे। जो हमारे देश की विरोधी कार्रवाई करने वाले ऐसे लोग हैं, ऐसे भी उसमें घुस गए थे। बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहिए, मगर जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं उनको बिल्कुल ही उनको सजा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर ये संदेश दे दिया है कि लोकतंत्र में विरोध की आवाज दबाई नहीं जा सकती, लेकिन कानून के दायरे में रहकर प्रदर्शन का अधिकार और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी, दोनों का संतुलन भी उतना ही जरूरी है। अब सबकी नजर 3 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। इधर बिहार सरकार ने नीट पेपर लीक आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने का बड़ा फैसला किया है। पटना समेत 15 जिलों में दर्ज 59 एफआईआर वापस ली जाएंगी और 335 आरोपियों की रिहाई की प्रक्रिया भी शुरू होगी। सरकार ने साफ किया है कि आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ भविष्य में कोई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं होगी। देखिए रिपोर्ट। पेपर लीक आंदोलन के दौरान प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्राट सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पटना समेत 15 जिलों में दर्ज 59 एफआईआर वापस लेने की अधिसूचना जारी कर दी है। एफआईआर, परिवाद और कारण बताओ नोटिस सभी वापस लिए जाएंगे और कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। सरकार के मुताबिक 694 लोगों को हिरासत में लिया गया था, 335 लोगों को जेल भेजा गया, जबकि 339 छात्रों और नाबालिगों को छोड़ दिया गया था। इतना ही नहीं, जेल भेजे गए आरोपियों की रिहाई की प्रक्रिया भी शुरू होगी। सम्राट सरकार ने साफ कहा कि आंदोलन में शामिल किसी भी व्यक्ति पर भविष्य में भी कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जैसे ही सरकार ने मुकदमे वापस लेने का फैसला किया, वैसे ही इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि सरकार जनता और विपक्ष के दबाव के आगे झुक गई। हमने सरकार को सोमवार तक का समय दिया था,
हमने अल्टीमेटम दिया था, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाता। सरकार जनता के दबाव के आगे झुक गई और उसे अपना फैसला वापस लेना पड़ा। सिर्फ आरजेडी ही नहीं, विपक्ष के दूसरे दलों ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया, लेकिन साथ ही बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। लगातार इस बात को देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक और तो छात्रों को निगोशिएशन की बात करते हैं, रात के 12 बजे प्रधानमंत्री रील बनाते हैं, लेकिन पीछे के दौर से देखा गया वो सारे बच्चे जो आंदोलन में किसी भी राज्य में थे, उनके घर में पुलिस दबिश डाल रही है, उनके घर वालों को धमका रही है। तो ये दो चैनल भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो काला चेहरा है वो यहाँ से दिखाई पड़ता है। वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं के साथ टीवी पे दिखते हैं, पीछे तौर से वो उनके पीठ पे छुरा भोंक रहे हैं। बिहार सरकार की जो पुलिस जिस तरीके से बच्चे बच्ची और परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे बच्चे आत्महत्या किए हैं, हमारे बच्चे का भविष्य खत्म किया है। माफ़ी मांगे पहले बच्चों से, माफ़ी क्यों नहीं मांग रही? और इसकी पुलिस जिस तरीके से एसटीएफ उसको सस्पेंड करे। वहीं एनडीए ने भी तेजस्वी यादव पर पलटवार करने में देरी नहीं की और कहा कि तेजस्वी यादव पार्ट टाइम बिहारी और राजनेता है। अरे माननीय तेजस्वी यादव बिहार में कहाँ थे उस समय? ये तो बेचारे प्रवासी बिहारी हैं। AK-47 जिसने चलाया वो एक रेड में से लौट रहा था, वहां पर चूंकि मजमा लगा हुआ था, हवाई फायरिंग किया जो भी नहीं करना चाहिए था। तो हवाई फायरिंग जब किया तो उस पर विभागीय कार्रवाई हुई, सस्पेंड हुआ वो। मैंने इसके लिए परमिशन की जरूरत होती है। अब विपक्ष का काम है यही करना। विपक्ष को तो कोई काम है नहीं, बेरोजगारी है, तो विपक्ष यही सब बात बोलेगा। लेकिन विपक्ष इस बात को याद रख ले कि छात्रों को, छात्र के आंदोलन को विपक्ष के कुछ लोग जो हैं उसके अंदर जाकर के छात्र आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया, छात्रों को बदनाम करने का विपक्ष ने प्रयास किया है। यानी एक तरफ प्रदर्शनकारी छात्रों को राहत और दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी। सरकार इसे संवेदनशील फैसला बता रही है, वहीं विपक्ष इसे अपनी जीत। ऐसे में सवाल यही है, क्या सरकार ने जनता के दबाव में कदम पीछे खींचे या फिर छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया? इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीट पेपर लीक पर छात्रों को संबोधित करने वाले रिकॉर्ड तोड़ वीडियो को फेसबुक से हटाए जाने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर सवाल उठे तो केंद्र सरकार ने मामले का संज्ञान लिया और मेटा से जवाब मांगा। इसके बाद मेटा ने बयान जारी कर स्वीकार किया कि वीडियो गलती से हटाया गया था और उसे दोबारा बहाल कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। पेपर लीक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो जिसने रिकॉर्ड तोड़े, करोड़ों लोगों तक पहुंचा, लेकिन वही वीडियो अचानक फेसबुक से गायब हो गया। वीडियो हटते ही विवाद शुरू हुआ। सरकार ने सख्त रुख अपनाया और अब मेटा को सफाई के साथ माफी मांगनी पड़ी है। दरअसल 24 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर देश के छात्रों को संबोधित करते हुए एक सेल्फी वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो ने सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड व्यूज हासिल किए, लेकिन कुछ ही समय बाद फेसबुक से ये वीडियो हट गया। वीडियो गायब होते ही सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। मामला बढ़ा तो सरकार ने भी तुरंत इसका संज्ञान लिया। सरकार ने मेटा से जवाब तलब किया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। फिर मेटा ने आज बयान जारी करते हुए कहा वो कंटेंट गलती से हट गया था और अब उसे बहाल कर दिया गया है। ये एक टेक्निकल ग्लिच था। यानी मेटा ने तकनीकी गलती स्वीकार की और पीएम के वीडियो को दोबारा पोस्ट कर दिया। लेकिन यहां सवाल सिर्फ एक वीडियो का नहीं था, सवाल उस पोस्ट का था जिसे खुद प्रधानमंत्री ने साझा किया था और जिसे करोड़ों लोग देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेताओं में शामिल हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 10.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर करीब 6.1 करोड़, जबकि व्हाट्सएप चैनल पर भी करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग उनसे जुड़े हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के आधिकारिक पोस्ट का अचानक हटना बड़ा डिजिटल विवाद बन गया। मेटा ने भले ही इसे तकनीकी गलती बताते हुए माफी मांग ली हो, लेकिन सरकार की जांच अब भी जारी है। कुशीनगर जिले के कोप जंगल गांव में सरकारी धन से बनाए गए अंत्येष्टि स्थल के निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। करीब 24 लाख रुपए की अधिक की लागत से बने इस भवन में बारिश के बाद छत टपकने लगी, जिससे निर्माण की गुणवत्ता और सरकारी धन के दुरुपयोग साफ तौर पर
देखा जा सकता है। पूरे मामले की जानकारी दे रहे कुशीनगर से सहयोगी अनुराग तिवारी। नाम पर भी भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल खेला गया। इस वक्त हमारी मौजूदगी कुशीनगर के कोप जंगल गांव में है। खड्डा विकास खंड का ये गांव है और तस्वीर एक बार इधर की मैं चाहूंगा दिखाइए। शांति स्थल यानी कि अंत्येष्टि स्थल ये बनाया गया है। कहा जाता है कि इंसान मृत्यु के बाद जो अंतिम समय होता है दाह संस्कार के लिए, वो इन जगहों पर पहुंचता है और यहाँ भी भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेला गया है। सड़कों के नाम पर भ्रष्टाचार देखने को मिलते थे। दफ्तरों में फाइलों को लेकर के रिश्वत का खेल आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन अंत्येष्टि स्थल के भी नाम पर अब भ्रष्टाचार का जो बड़ा खेल है वो खेला जाता है। गाजियाबाद की एक खबर आपने कुछ साल पहले देखी कि किस तरीके से अंत्येष्टि स्थल का छत गिरता है और 18 लोगों की मौत हो जाती है। अंदर तस्वीरें दिखाते हैं। लगभग 24 लाख रुपए से अधिक की लागत से जो ये कोप जंगल का अंत्येष्टि स्थल है इसे तैयार किया गया है, लेकिन भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेला गया है। पहली बारिश है मानसून की और छत जो है वो अंत्येष्टि स्थल का टपक रहा है। ऊपर की ये तस्वीर है। पूरी तरीके से जो छत से पानी है वो यहाँ पर गिर रहा है, यानी कि कभी भी रिसाव है। ऐसे में छत जो है इसका कभी भी गिर सकता है और 24 लाख रुपए खर्च किए जाने के बावजूद भी जो भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल है वो यहाँ कोप जंगल के स्थित अंत्येष्टि स्थल में खेला गया है। 24 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल कोप जंगल में खेला गया। इधर की ये तस्वीरें हैं जहां पर शव जलाने के लिए जो जगह बनाई जाती है वो लिंटर भी ऊपर की तरफ पूरी तरीके से टूट चुका है और किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। शौचालय का काम यहाँ पर अधूरा है। तो लगभग 25 लाख रुपए जो है खर्च किए जाने के बावजूद यहाँ पर अव्यवस्था साफ तौर पर देखी जा सकती है। जब यहाँ लोकार्पण होता है, उद्घाटन होता है तो तमाम तरीके की बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि इसे जो है विकास के रूप में देखा जाता है। तमाम अधिकारी पहुँचते हैं, लेकिन अव्यवस्था जो है वो किस तरीके से है और भ्रष्टाचार का खेल ग्रामीण इलाके में किस तरीके से खेला जा रहा है उसकी एक तस्वीर हम आपको कुशीनगर के कोप जंगल गांव से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, दूसरा जगह जहां बैठने के लिए बनाया गया है उसके फर्श पूरी तरीके से यहाँ पर टूट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कोप जंगल का ये गांव, कोप जंगल और अंत्येष्टि स्थल की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसे चालू नहीं किया गया है, एक बोर्ड भी होगा, बोर्ड भी हम आपको दिखा देते हैं। लोकार्पण से संबंधित बोर्ड यहाँ पर लगाए गए हैं और इधर देखिए भी झाड़ झंखाड़ से पटा हुआ है। ये अंत्येष्टि स्थल का बोर्ड वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोप जंगल में जो है इसका निर्माण कार्य कराया गया। हालांकि लागत इस पर नहीं लिखी गई है। ऑनलाइन जो डाटा फीड किया गया है उसमें लगभग 24 लाख यानी कि 25 लाख रुपए के समथिंग जो खर्च है वो दिखाया गया है। इधर ये नल की तस्वीरें हैं, पूरी तरीके से खराब पड़ा हुआ है। चला करके हम देख लेते हैं पानी देता है या नहीं देता है। तो देखिए ये नल भी जो है पूरी तरीके से खराब पड़ा हुआ है। तो अब देखना होगा कुछ जिले के जो उच्च आला अधिकारी हैं वो कोप जंगल के इस अंत्येष्टि स्थल को लेकर के जो भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेला गया है इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में किस तरीके की कार्रवाई करते हैं। अनुराग तिवारी, इंडिया वाइज, कुशीनगर। इधर मेरठ में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है। मुजफ्फरनगर बॉर्डर से लेकर शहर के प्रमुख मार्गों और मंदिरों तक 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इन कैमरों के जरिए कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। पूरी जानकारी दे रहे हैं मेरठ से सहयोगी अली मेहंदी। 2026 की शुरुआत हो चुकी है। कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। बात करें मेरठ की तो लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा हर एक नजर रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अगर बात करें तो पूरी जितनी भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज खुद मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर ने प्रेस वार्तालाप करी और पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रूट एडवाइजरी है वो पूरी जारी कर दी गई है। गंगा एक्सप्रेसवे और मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से लिए खुला रहेगा, वहां कांवड़ियों की जाने की अनुमति नहीं रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि अक्सर देखा जाता है कि जितने भी हाईवे पर और कांवड़ मार्ग पर ढाबे हैं उन पर ढाबा संचालकों का नाम कुछ और है और बोर्ड पर कुछ और नाम रहता है। उसको भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि जिस नाम से ढाबा संचालक है उसी नाम का बोर्ड उस पर लगेगा। और साथ साथ उन्होंने ये बताया कि जितने भी पुलिस प्रशासन है, जितने विभाग लगे हुए, पीएससी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एटीएस हो, सभी तैनात रहेंगी। साथ साथ जमीन के साथ साथ आसमान से भी उनकी निगरानी की जाएगी। कांवड़ियों की अगर बात करें तो मेरठ से हर वर्ष लगातार लाखों की तादाद में कांवड़ी यहाँ से गुजरते हैं और प्रमुख मंदिर है बाबा गौरनाथ मंदिर, वहां पर लाखों की तादाद में जो कांवड़िए हैं वो जलाभिषेक करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की
खुद ये प्राथमिकता है कि हर वर्ष की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया जाए, किसी तरीके की कोई भी उसमें हानि ना हो पाए। एडीजी जोन ने प्रेस वार्तालाप करते हुए ये भी बताया कि जितने भी संवेदनशील इलाके हैं उन पर खास तौर से नजर रखी जा रही है। और बात करें सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया पर अक्सर देखा जाता है कहीं की वीडियो कहीं उठाकर दिखाई दी जाती है, जिससे माहौल खराब होता है। एडीजी ने बताया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम है उन पर भी पुलिस की पैनी नजर है। कोई भी ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि कोई आगे चलकर किसी बात की कोई दुर्घटना हो। एडीजी ने बताया है कि पूरी तैयारी कांवड़ को लेकर हो गई है। बात करें हरिद्वार से लेकर मेरठ तक की, और मेरठ से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़ सभी पर जो कांवड़ रूट है उस पर पुलिस तैनात कर दी गई है और कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने की एडीजी ने बात कही है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए अली मेहंदी। इधर संसद भवन में आयोजित एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक इस बार खास चर्चा में रही, क्योंकि ये एंटी पेपर लीक बिल पेश होने के अगले दिन बुलाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई इस बैठक में सबसे बड़ी हलचल तब देखने को मिली जब टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई में शामिल हुए काकोली घोष, शताब्दी रॉय और सायोनी घोष पहली बार इस मंच पर नजर आई और बैठक के बाद पीएम मोदी का आभार जताते हुए इसकी सराहना की। देखिए रिपोर्ट। संसद भवन में एनडीए के संसदीय दल की महत्वपूर्ण मंगल मिलन बैठक आयोजित की गई। यह बैठक संसद में एंटी पेपर लीक बिल पेश होने के अगले दिन आयोजित की गई है। पीएम मोदी की अगुवाई में हुई इस हाई प्रोफाइल बैठक में राजनीतिक गलियारों की सबसे बड़ी हलचल तब देखने को मिली जब टीएमसी का दामन छोड़ चुके एनसीपीआई में शामिल होने वाले बागी सांसद पहली बार एनडीए के इस रणनीतिक मंच पर नजर आए। मंगल मिलन बैठक को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही हैं। ये अवैध, गैर कानूनी, क्योंकि 10th शेड्यूल में कोर्ट ने परिभाषित कर दिया है कि अब मर्जर हो सकता है, डिफेक्शन नहीं 2/3 से। यानी कि जो तलाक हुआ है वही गैर कानूनी है, नाजायज है। तो फिर ये जो निकाह हो रहा है ये तो गैर कानूनी निकाह है और ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं। देखिए, मंगल मिलन तो पहले से भी होते रहा है। हम अकेले पार्टी के बैठते थे, पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होती है। अब हम एनडीए के सभी साथी एक साथ बैठते हैं। लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किए जाने के एक दिन बाद मंगलवार को ये बैठक आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और एनडीए के अन्य सांसद इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में एनसीपीआई सांसद काकोली घोष, शताब्दी रॉय और सायोनी घोष भी शामिल हुई, जो पहले टीएमसी की सांसद थी। एनसीपीआई सांसदों ने बैठक के बाद मीटिंग की तारीफ की, साथ ही पीएम मोदी का आभार भी जताया। जी हाँ, हमको अलग से आज हमारा मेंशन किया गया क्योंकि आज हमारी पहली मीटिंग थी और हम आभारी हैं उनके कि उन्होंने हम सबको इंक्लूड किया आज के मीटिंग में और बहुत इन्फॉर्मेटिव एक प्लेटफॉर्म था। बहुत अच्छा लगा हम सबको। देखिए, मेरे लिए और हमारे साथियों के लिए आज ये पहला मीटिंग एनडीए का था। हमें बुलाया गया और हम भी जो दिल्ली में है पूरा ताकत लेकर आए और ये मीटिंग हमें बहुत कुछ पता चला कैसे देश आगे बढ़ रहा है। 2014 से पहले जो नहीं हो रहा था अब हो रहा है, देश की तरक्की हो रही है। हम ये मंगल मिलन में जाके बहुत खुश हैं। हाँ, अच्छी बात है। आज पहली बार आए थे हम लोग को तो रिकॉग्नाइज किया सबको, जो हम लोग पहली बार इनके साथ मिले और जो सिस्टम देखा, ये ऑर्गेनाइज ऐसा देखा नहीं पहले। जो क्या बिल आ रहे, क्यों आ रहे, जो एक्सपोर्ट का बात हो रहे, क्यों हो रहे, कितना बेनिफिट हुआ है देश का, ये सब बता रहे थे। ये हम लोग को पता भी नहीं था, तो ये अच्छा है, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम है। इस बैठक से ये साफ झलकता है कि एनडीए सरकार पेपर लीक विरोधी बिल को लेकर पूरी तरह गंभीर है और इसे संसद में मजबूती से पारित कराना चाहती है। मंगल मिलन जैसी नियमित रणनीतिक बैठकें गठबंधन के भीतर तालमेल बनाए रखने और सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश का हिस्सा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।